यही मानते हुए कि आप सब लोग रीड करके आए हैं, अभी तक कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट जो पढ़े उसमें, नहीं पढ़े होंगे तो डाउट नहीं होगा, लेकिन पढ़े होंगे तो डाउट हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो मैं ये समझूंगी कि कोई डाउट नहीं है। तो वी आर नाउ, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। थर्ड एक्ट है हमारा, ठीक है। ये पहले भी था ये वाला है, थोड़ा बहुत मुझे मैं समझती हूँ कि आप लोग को आइडिया होगा। कुछ नए प्रोविजन होंगे तो पहले नहीं थे, उससे भी हम अभी समझेंगे। लेकिन पहले थोड़े से अगर पुरानी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम होगी तो वो, अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होगी तो आप पूछिएगा, अदरवाइज मैं उन्हें डायरेक्ट लेकर चलूँगी, ठीक है। तो समझेंगे कि आप लोग को पता है और उसको लेकर ही हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एज द नेम सजेस्ट, नेगोशिएबल मीन्स, नाम से समझ आता है किस ईयर का सबसे पहली बात है, ईयर, यस, ईयर 1881। इसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स क्यों कहते हैं? नेगोशिएबल मतलब क्या होता है? जनरल ट्रांसफर करना। जनरल लैंग्वेज में क्या होता है? नेगोशिएट करना, मतलब किसी से बात करना, डिस्कशन करना टू रीच आउट सर्टेन ऑब्जेक्टिव। और इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? ये पहले एक इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन यहाँ पर हम दोनों समझेंगे कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को फॉलो नहीं करते। नेगोशिएबल मतलब होता है ट्रांसफर करना, और इंस्ट्रूमेंट मतलब यहाँ पर है एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कोई राइट और लायबिलिटीज ट्रांसफर होती है, ये ट्रांसफर होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इज नोन एज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। और ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट्स जो नेगोशिएबल में रेगुलेट करती है, करता है, उसे कहते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। ये सेक्शन 13 डिफाइन करता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कहते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, जिसे हम प्रो नोट भी कह सकते हैं, एंड चेक, तीन इंस्ट्रूमेंट्स की बात करता है ये। कहते हैं कि जो तीन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ये होते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। हम एक बार एक समझेंगे कि ये क्या होते हैं और इनमें क्या क्या पार्टीज होती हैं, क्या डिफरेंस होता है, एंड सो ऑन, इनके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज, पहले प्रो नोट से स्टार्ट करते हैं। प्रॉमिसरी नोट, प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? ये नाम से समझ आ रहा है कि प्रॉमिसरी नोट है, मतलब एक प्रॉमिस है बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन कि मैं आपको, इट इज अ प्रॉमिस टू पे सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन पर्सन। ए ने बी से प्रॉमिस किया कि मैं आपको 10,000 रुपीज़ दूंगा इन एक्सचेंज ऑफ माई टीवी, मतलब ऑफ योर टीवी, मतलब मैं आपको टीवी ले रहा हूँ और मैं आपको एक नोट में लिख कर दे रहा हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको 10,000 रुपये 15,000 रुपये पे कर दूँगा। तो ये क्या हो गया? प्रो नोट हो गया। यहाँ पर एक कौन कहलाएगा? ये कहलाएगा मेकर। प्रॉमिसरी नोट में दो पार्टी होती है, एक होता है मेकर या पेयर भी कहते हैं, और जो दूसरी पार्टी होती है वो कहलाती है पेई, जिसको पेमेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट होता है, डेफिनेशन पढ़ लें एक बार, सेक्शन 4 होगा ना, सेक्शन 4 है। इट डिफाइंस प्रॉमिसरी नोट एज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग। हमेशा ये क्या चाहिए, इसके इंग्रीडिएंट्स क्या है, नोट डाउन होते जाइए एक करके। फर्स्ट इज राइटिंग, दूसरा कि ये एक बैंक नोट या करेंसी नोट नहीं है, 10 रुपये का भी नोट निकाल के दूसरी तो वो प्रॉमिसरी नोट नहीं बनता है, ठीक है। एनी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग मीन्स एनी डॉक्यूमेंट इन राइटिंग जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। अनकंडीशनल मतलब विदाउट एनी कंडीशन, तो कंडीशन नहीं है उसमें, प्लस अंडरटेकिंग है, मतलब इसकी लायबिलिटी है ये। इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग containing an unconditional undertaking to pay certain sum of money, क्या sum of money, एक particular certain sum of money, मतलब हमें पता है कि जो पर्सन बना रहे मेकर है वो स्पेसिफिक अमाउंट में कर रहा है, ये नहीं कि एक्सपायर करना है, इसमें स्पेसिफाई कर 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 1 लाख 2 लाख, और स्पेसिफिक पर्सन से पता है कि वो इसे किसके लिए होना है। पर्सन बी का नाम स्पेसिफाई करेगा, सी का, या ऐसे स्पेसिफाई करे, इससे हम पहचान सकें कि वो उसका पे ही कौन है। टू
sum of money only to or to the order of certain person or bearer of the instrument. ठीक है, कौन करेगा? मेकर। साइन कौन करेगा? से मेकर को किसी बनाया जाना होगा। दो पार्टी होगी, मेकर एंड दी पेइंग। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हम देख सकते हैं प्रॉमिसरी नोट दिया है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज होती हैं। पहले डेफिनेशन पढ़ के समझते हैं। सेक्शन 5 कहता है बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये भी इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग है, कंटेनिंग है अनकंडीशनल ऑर्डर। पहले वाले में क्या था? अनकंडीशनल अंडरटेकिंग थी। यहाँ पर क्या है? अनकंडीशनल ऑर्डर है, साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन। यहाँ पर ये डायरेक्ट कर रहा है किसी पर्सन को टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और द ऑर्डर ऑफ दैट पर्सन। मतलब यहाँ पर 3 पार्टीज हैं। पहला पर्सन है ए, इसने एक इंस्ट्रूमेंट बनाया और ये कहा कि इसने ऑर्डर दिया पर्सन बी को कि आप पर्सन सी को पेमेंट करो। ठीक है, तो यहाँ पर पर्सन ए क्या कहलाएगा? ड्रॉअर, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, बनाया। उसने क्या किया? अनकंडीशनल ऑर्डर, विदाउट एनी कंडीशन एक ऑर्डर दिया किसको? टू बी। ये कौन कहलाया? ड्रॉई। बैंक होता है जनरली, या कोई और पर्सन भी हो सकता है। ड्रॉई क्या ऑर्डर दिया कि आप एक सर्टेन सम ऑफ मनी किसको पे करेंगे? टू द पे, थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर कितनी पार्टीज हो गई? 3 पार्टीज। चेक में भी सिमिलर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस देखने की ज़्यादा। ठीक है, क्लियर है? ऑप्शन एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज बिल ऑफ एक्सचेंज और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिल ऑफ एक्सचेंज। पेज नंबर 120 में पहला है बैंकर्स ड्राफ्ट। एक बैंकर्स ड्राफ्ट की बिल ऑफ एक्सचेंज होता है। और क्या? ऑर्डर इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इंजीनियर ऑन गवर्नमेंट ट्रेजरी फॉर पेमेंट टू और ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन। ये भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है। हम और अभी का जो लेटेस्ट चल रहा है वो है चेक। तीसरा रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट हमारा चेक। चेक क्या होता है? चेक की पहली एंट्री के लिए बिल ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? ये डुप्लीकेट बिल ऑफ एक्सचेंज है, मतलब कि सेम। एक ड्रॉअर होगा, एक ड्रॉई होगा जो कि बैंक होगा, और एक कौन होगा? पेई होगा। बिल ऑफ एक्सचेंज है स्पेसिफाइड ऑन ड्रॉन ऑन अ स्पेसिफाइड बैंकर। एक स्पेसिफाइड बैंकर को ऑर्डर दे रहा है कि आप पेमेंट करो, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड। इट इज पेबल, चेक इज पेबल ओनली ऑन डिमांड। एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडियम पर ट्रंकेटेड चेक एंड चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये भी इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर भी कितनी पार्टीज हैं? 3 पार्टीज होती हैं, ड्रॉअर, ड्रॉई और पे। अभी अगर हम थोड़े और कॉमन फीचर पढ़ लेते हैं, कुछ और भी पार्टीज होती हैं, जैसे कि एक आपको नेम सुनाई देगा एक्सेप्टर। ठीक है, अगर हम प्रीवियस की बात करें तो एक्सेप्टर कौन होता है? यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉअर ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, तो वो जिस ड्रॉइंग को उसने दिया है, अनकंडीशनल ऑर्डर दिया है कि आपको यू हैव टू पे दिस अमाउंट टू सर्टेन अमाउंट टू सर्टेन पर्सन। तो सर्टेन पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज लेकर जाएगा ड्रॉइंग के पास, ये बोलकर कि भाई आपको बोला गया है तो कैन यू प्लीज बट एक्सेप्टेड, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसे कहते हैं प्रेजेंटमेंट। वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट करेगा बी को, सी बी के पास जाएगा, प्रेजेंट करेगा, और बी अगर यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब वो बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन कर देगा और हैंड ओवर कर देगा वो बिल ऑफ एक्सचेंज सी को,
एक्सेप्टर? फर्स्ट, जब वो एक्सेप्ट कर लेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में साइन कर देगा और उसके बाद डिलीवर कर देगा बिल ऑफ एक्सचेंज टू दी पेइंग या होल्डर इन ड्यू कोर्स। एक और चीज़ थी, एक और होता है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। ये कौन होता है? ड्रॉई तो समझ आया हमें कौन है, लेकिन ये नीड वाला कौन है? ड्रॉई इन केस ऑफ नीड ऐसा पर्सन है जिसका नेम एंडोर्स किया हुआ है और अपार्ट फ्रॉम ड्रॉई उसके अलावा भी 2-3 और नाम दिए गए हैं। तो अगर ये ड्रॉई ने एक्सेप्ट नहीं है, दूसरे ड्रॉई का नाम दे दो, उसके पास आप चले जाओ, वो एक्सेप्ट कर दे। एक और वर्ड होता है एक्सेप्ट फॉर ऑनर। ये कौन होता है? ये सब पढ़े हुए हैं पहले, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी चल रही हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट फॉर ऑनर कौन होता है? एक्सेप्ट फॉर ऑनर जब प्रेजेंट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज और एक्सेप्ट नहीं होता है तो क्या होगा? उसमें एक नोटिस और प्रोटेस्ट होता है जिसमें आपको वो बिल ऑफ एक्सचेंज को लेकर, इंस्ट्रूमेंट को लेकर नोटिस में जाना पड़ता है और प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना पड़ता है दैट हैज बीन नॉन एक्सेप्टेड, नॉन प्रेजेंट। तब क्या होगा? तब उस पर्सन के अलावा कोई और फॉर दी गुड फेथ ऑफ ड्रॉर की लेती या ड्रॉर की लाइबिलिटी रहेगी, ड्रॉर के बदले मैं पेमेंट कर देता हूँ, बाद में मैं ड्रॉर से बात करूँगा। ये जो भी है ड्रॉर की गुड फेथ के लिए वो पेमेंट कर देता है या एक्सेप्टर बन जाता है। वो कौन कहलाएगा? एक्सेप्टर फॉर ऑनर। होल्डर होता है, दो टर्म्स आते हैं यहाँ पर, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर कौन होगा? जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज होगा, तो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट होगा। होल्डर इज द पर्सन जिसके पास प्रोनोन बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक होगा, उसके नाम पर होगा, उसके प्रदर्शन पर होगा। मतलब द पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू चेक बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रॉमिसरी नोट और जिसके प्रदर्शन पर है वो कहलाएगा होल्डर। ठीक है, जनरली पेई कब बनता है? जब पेमेंट की बात आती है। इसके पहले जो सी है यहाँ पर क्या बताएगा? ये होल्डर है, इसका नाम दिया हुआ है बिल ऑफ एक्सचेंज में या चेक में, तो कौन कहलाएगा? होल्डर। और होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है? होल्डर इन ड्यू कोर्स अगर किसी ट्रांजैक्शन में कंसिडरेशन देकर जब वो चेक या इंस्ट्रूमेंट होल्डर के पास आता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनता है। होल्डर तो वैसे ही रहता है, लेकिन अगर किसी ट्रांजैक्शन में जब उसने कोई पैसे का लेन देन किया हुआ है, कंसिडरेशन पेमेंट किया है और उस कंसिडरेशन के बदले उसे चेक या प्रूव नोट या कुछ चेंज करता है तो वो होल्डर का बन जाता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये इसकी अल्टीमेट राइट है, इसको वो नहीं जान सकता होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, क्लियर? तो हमको समझ आया क्या हमको पढ़े? होल्डर और होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या होता है? क्वेश्चन आ सकता है। होल्डर एक पर्सन होता है जिसका नाम ही एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू possess the instrument, while the holder in due course in exchange of some consideration he is entitled to possess the instrument. और इसको जस्ट ऑपोजिट कर देंगे तो होल्डर में कंसिडरेशन की जरूरत नहीं है, बट होल्डर ड्यू कोर्स में कंसिडरेशन की जरूरत होती है। हाँ, होल्डर के पास जो ट्रांसफर है, जो उसे ट्रांसफर किया है उसके लिखना नहीं राइट होता है, बट
होल्डर, यस होल्डर, मतलब उसके पास में वन हु कैन डायरेक्टली पता से डॉक्यूमेंट उससे लगेगा कि भाई ये मुझे पेपर चेंज लग रहा है, तो वो डॉक्यूमेंट मेरे चेंज बन जाएगा। फिर लगता है मुझे काउंसिलिंग होता है, तो वो डॉक्यूमेंट काउंसिलिंग बन जाएगा। ऐसे डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं? एम्बिगस। एम्बिगस मतलब इसकी मीनिंग अनसर्टेन। इसे कौन इनेक्ट करेगा? इससे दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि एम्बिगस डॉक्यूमेंट्स क्या होता है, दूसरा कि हु हैज द राइट टू इलेक्ट इट और टू डिसाइड। कौन करता है? होल्डर। तीसरा इंस्ट्रूमेंट पेपर ऑन डिमांड। कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि सिर्फ डिमांड पे पेपर होता है? ठीक है। और इनकोवेट इंस्ट्रूमेंट होता है। इनकोवेट एक वर्ड है, इस वर्ड को आप लोग सिर्फ एक चीज से समझ लो, इनकोवेट मतलब इनकम्प्लीट, बस। इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट को आप इस वर्ड से जब भी इनकोहेट कहीं पर आए आप समझिए इनकम्प्लीट। इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट, इनकोहेट मतलब इनकम्प्लीट। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट जिसमें कोई भी चीज इनकम्प्लीट हो गई, जैसे चेक है उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, तो वो क्या कहलाएगा? इनकोहेट। उसमें नाम नहीं या कोई डेट उसमें अकाउंट नंबर नहीं, पर कोई ऐसी इंफॉर्मेशन मिसिंग जो कि जनरली लिखना होता है मिस हो जाती है, तो उसको क्या कहेंगे? वो प्रिंट करने के अलावा पहले ब्लैंक चेक दिया करते थे। पहले मूवीज में आप लोगों ने देखे वो एक फादर अपनी डॉटर के लिए लिखते थे कि ये जो ब्लैंक है जो करने का वो क्या है, वो तभी इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट है। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर कोई इनकम्प्लीट मतलब इनकम्प्लीट इंस्ट्रूमेंट देगा तो इसकी क्या इफेक्ट होता है? आपको जिसको इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं उस पर्सन के पास राइट है कि वो उसको अपने हिसाब से भरे, ठीक है, उसके पास राइट है कि उसको प्रिंट कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि जितना अमाउंट है उससे ज़्यादा ही कर दिए, या फिर ऐसी बात हुई थी, फॉर एग्जाम्पल डिस्कशन हुआ है फादर और डॉटर में, फादर ने बोले हाँ उसमें 50,000 तक का अमाउंट कुछ भी है, वो तुम्हें जो सही लगे वो कर लेना चेक में और पेमेंट के लिए दे देना, और उसमें लेकिन 60,000 का कर दिया, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा। विद इन 50,000 जो कि पार्टी का इंटेंशन था उससे ज़्यादा उसमें अमाउंट या फिर जो भी है उसमें कॉन्ट्ररी नहीं होना चाहिए। पार्टी के बीच में डिस्कशन हुआ है, जो उनका इंटेंशन था रिस्पेक्ट टू कंप्लीटिंग की उसको रखने में भी जिसके होल्डर, ठीक है, ही और शी कैन कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट। डेफिनेशन पढ़ने से इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? व्हेन वन पर्सन साइंस, किसी एक पर्सन ने साइन किया है, डिलीवर्स दी टू अनदर पेपर स्टैम्प इन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और टाइम दिया, ठीक है, और वो या तो पूरा ब्लैंक है या फिर कोई पार्ट उसका ब्लैंक है, देयर ऑन कि इससे क्या होता है, द पर्सन जो चेक दे रहा है वो एक प्राइमर सामने ही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी देता है होल्डर को, जिसमें आपको किया जाएगा टू मेक और कंप्लीट अपॉन इट अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी अमाउंट स्पेसिफाइड एंड नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट कवर्ड बाय द स्टैम्प। इसमें स्टैम्प में जितना भी अमाउंट रखा होगा उससे ज़्यादा तो नहीं करना, मतलब उसका इंटेंशन ऑफ द पार्टीज है कि उससे ज़्यादा अमाउंट पे ना करें। द पर्सन सो साइनिंग शैल बी लायबल अपॉन द, अब उसमें 50,000 के अंदर तो 50,000 भी लिख देगी तो भी चलेगा। इनकी कैपेसिटी इन विच ही साइंस टू एनी होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर सच अमाउंट प्रोवाइडेड दैट नो पर्सन अदर देन द होल्डर इन ड्यू कोर्स शैल रिकवर फ्रॉम द पर्सन डिलीवरिंग द इंस्ट्रूमेंट एनीथिंग इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट इंटेंडेड टू बी पेड देयर अंदर, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। समझ गया ये सारी चीज़ें? हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी अभी, एक दो क्वेश्चन पूछूंगी समझेंगे कि क्या है। मेरे क्वेश्चन में कितनी पार्टी होते हैं? एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है? एक्सेप्टर फॉर ऑनर कौन होता है? Who is acceptor for honor? अभी हमने पढ़े जोड़ लीजिए, एक्सेप्टर ऐसा पर्सन जो एक्सेप्ट कर रहा है फॉर ऑनर ऑफ ड्रॉ, जबकि इंस्ट्रूमेंट नोटेड और प्रोटेस्ट हो चुका है, ठीक है। ड्रॉइंग केस ऑफ नीड कौन होता है?
किसी भी इंस्ट्रूमेंट में एक से ज़्यादा ड्रॉइंग के नाम देते हैं और एक ड्रॉइंग अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो उसके अलावा किसी और ड्रॉइंग के पास आप जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। नाम तो समझ नहीं, ड्रॉइंग केस ऑफ नहीं होता, जरूरत पड़ने पर फिर ड्रॉइंग के पास आप जाएंगे, वो पर्सन और उसे एक्सेप्ट करेगा और बन जाएगा ड्रॉइंग केस ऑफ नहीं। मैंने एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया, एक इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ किया टू अ पर्सन जो कि इंग्लैंड में रहता है। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? डिफरेंस देख लेते हैं बिलो द चेंज क्रोनो और चेक के बीच में। पहला है क्रोनो एंड बिलो द चेंज में। ये ऐसे क्वेश्चन जो आ सकते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैंने इससे ज़्यादा मुझे क्वेश्चन नहीं थी, किसी ने आंसर करने को ट्राई किया। मैंने ये भी बताइए कि क्वेश्चन याद है कि ये नेगेटिव कैसे इसके माध्यम में। हाँ भेजी थी मैंने, याद है। क्वेश्चन इसलिए दे दी सो दैट कि आप लोग इसके आंसर लिखने की कोशिश करें। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो कि आपको कंसिडर ये भी लिबर्टी दी थी मैंने कि आप लोग इस नोट्स भी यूज़ कर सकते हैं, किसी चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे नहीं लिखना था। तीन डॉक्यूमेंट सेंड की थी, दो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ऐसे हैं जो मैं यहाँ से आप लोगों को एक रेफरेंस लिए पढ़ रही थी, और थर्ड डॉक्यूमेंट है दैट इज क्वेश्चंस। और मैंने ये भी बताई थी उसे तो पीडीएफ में वर्ड है, वर्ड में हाँ, क्वेश्चन और डॉक्यूमेंट में आफ्टर क्वेश्चन देयर आर 10 क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चन के बाद लास्ट क्वेश्चन था, उसका मैंने आंसर भी दिए हुए हैं उसमें, क्योंकि हमारे पास उसका ज़्यादा मटेरियल नहीं था उस आंसर का। थोड़ा सा खोल के देखिए, अगर इतना भी ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। आंसर भी प्रोवाइड है आप लोग को उसके साथ, खोल के देखिए तो पता चल जाता है। ये क्यों भी लिखे सो दैट कि आप लोग खुद आंसर लिखें और एक बार बताएं कि मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तब इतनी सारी जगहों से ढूंढ पा रहे हैं कि नहीं ढूंढ पा रहे कि क्या आंसर है, वो बस उसके लिए ये नहीं करने के कि आप लोग कैसा लिख रहे हैं, आंसर ऐसे याद है या नहीं है। इट्स जस्ट कि एक आइडिया समझ आने के लिए कितना आप लोग समझ आ रहा है और क्वेश्चन को कितना अंडरस्टैंडिंग है। एक दो पर ढूंढ के तब तीनों एक चूज कर लीजिए 10 क्वेश्चन में से कोई
बिना कुछ करे ही एक मिल जाएगा। बहुत ही ईजी है लिखना डिफरेंस। पहला किस पे आएगा डिफरेंस? सेक्शन पे, क्योंकि कोई भी दो चीज़ सेम सेक्शन में डिफाइन नहीं होगी, और अगर सेम सेक्शन में डिफाइन होगी तो भी उसके पार्ट्स में होगी, तो एक डिफरेंस आप लोग को पहले ही मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन। दूसरा, एक अपनी जो डेफिनेशन है, अगर इसकी डेफिनेशन याद रखें तो वो मतलब सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में एक डेफिनेशन बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सेक्शन मेंशन करना है, पूरा सेक्शन नहीं लिखना है, सेक्शन स्टेटमेंट वो सेकंड में लिखना है। ठीक है, इसके अलावा दो डिफरेंस रहेंगे। थर्ड क्या होगा? जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है? पार्टीज है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? पार्टीज है, पार्टीज के नेम में डिफरेंस हो सकता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में पार्टीज के नेम में डिफरेंस होगा, नंबर ऑफ पार्टीज में डिफरेंस होगा, तो आप उसकी बेसिस पर एक डिफरेंस बना सकते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या आएगा? उनके इफेक्ट पर। वैलिड और वॉइड का दोनों अलग अलग इफेक्ट होता है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ऑफ प्रो मोड में क्या होता है? इनका इफेक्ट तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है। आप उसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल, दोनों से एक एग्जाम्पल निकाल के एक एग्जाम्पल लगा देंगे। चार तो ऐसे ही होंगे, और फिर थोड़ा सा पढ़ लिया आपने, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा। और थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ ली तो 6 या 7 आप लोग को डिफरेंस मिल जाएंगे। मतलब ईजी वे में बता रहे हैं, सो दैट कि आप लोग आंसर लिख सको, टाइम ज़्यादा नहीं है। प्रॉमिसरी नोट पहला है, सेक्शन डिपेंड है, सेक्शन 4 में प्रोमो डिपेंड है, और सेक्शन 5 में क्या डिपेंड है? पार्टीज में दिए गए दोनों। हाँ, प्रॉमिसरी नोट क्या कहता है? अनकंडीशनल अंडर टेकिंग, नाम से मतलब कि प्रॉमिस है, लायबिलिटी है, और दूसरा क्या? अनकंडीशनल ऑर्डर। तो इसको बोलते हैं कोर्ट कहता है कि कंडीशन नहीं होनी चाहिए, वैसे बिना कुछ उनकी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, बट कहाँ पर कंडीशन होगी यह काम करके बताएंगे। क्वालिफाइड जो एक्सेप्टेंस होता है उसकी तरफ, तो एक ऐसे कहते हैं कि unconditional is not an absolute criteria, it has some exceptions to it. हाँ, प्रॉमिसरी नोट में लायबिलिटी किसकी होती है? दो पार्टीज हैं, लेकर की लायबिलिटी भी बना रहे हैं, और बिल ऑफ एक्सचेंज में किसकी पार्टीज होते हैं? तीन होते हैं। पहली लायबिलिटी किसकी होती है? ड्रॉ ई, ड्रॉ तो लिखा है ना, तो पहले किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ड्रॉ ई, भाई तुम पे करो, नहीं करेगा तो अलग करेगा, सेकेंडरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्रो नोट और चेक में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले क्या कीजिए? हाँ, किस सेक्शन में डिफाइंड है प्रो नोट एंड चेक? ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, पार्टीज कितनी पार्टीज होते हैं? 2 और 3। तीसरा डिफरेंस, डेफिनेशन, दोनों की डेफिनेशन अलग अलग होगी, सेम बिल ऑफ एक्सचेंज वाली चीज़ चेक में लग जाएगी। फोर्थ क्या होगा? इसमें इंपॉर्टेंट है, चेक की अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो सीधा आपको समझ जाएगा, इट इज पेपर ओनर स्पेसिफाइड बैंकर, बाय प्रो नोट ऐसा नहीं है। फिर कि इट्स पेपर ओनली ऑन डिमांड, बाय लेटर्स नॉट ओनली पेपर ऑन डिमांड, कैन पेपर एंड मेजॉरिटी प्रेजेंट और जो भी उसमें है सब। ठीक है, सीधा से बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक में डिफरेंस ये हो रहा है, ये हो रहा है, थोड़ा सा आपके साइड पे चल रहा है, तो पढ़ लो। पढ़ने की आवश्यकता, आई होप मेरे सामने दी हुई है, बहुत ही इजी मार्क्स का, अगर इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही इजीली मिल सकते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी है। ठीक है, समझ आएगा क्या हुआ आपको? समझ में पड़े मेजॉरिटी क्या होती है, मेजॉरिटी डेट क्या होती है? मेजॉरिटी डेट वो होती है जैसे इंस्ट्रूमेंट पेमेंट के लिए उसकी डेट दी हुई है, भाई आप उस डेट को पेमेंट करनी है। ठीक है, ड्यू डेट उसकी, तो मेजॉरिटी किस काउंट करने के बहुत अलग अलग तरह होते हैं, जैसे कि अगर 30 ऑफ दिस लिखा है, इट इज पेबल, ड्यू डेट जो है 30 सितंबर है, तो क्या होगा?
एंडोर्समेंट क्या होता है? इस तरह से ए ने बी को पेमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट है, ए ने ड्रॉ किया इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉन बाय ए अपॉन बी पेबल टू सी। सी ने क्या किया? फर्दर उसको नेगोशिएट इंडोर्स किया और उसमें नेम लिख दिया डी का। यहाँ पर नाउ इट इज पेबल टू डी। सी कैन डू दैट, यस सी कैन वेरी वेल डू दैट। ही यहाँ पर जो उसने ये काम किया इट इज नोन एज एंडोर्समेंट। इसमें इंस्ट्रूमेंट में लिख दिया पेबल टू डी ने क्या किया? फर्दर नेगोशिएटेड टू और एंडोर्स इट टू ई। नाउ बी इज लायबल टू पे टू सी। ये नहीं, अगर बी पे करेगा तो फिर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, प्रायर एंडोर्सर्स की। ठीक है, जो एंडोर्स करता है कौन कहलाता है? एंडोर्सर। और जिससे एंडोर्स किया जाता है एंडोर्सी। जिसके हाथ में फाइनल आया वो कौन कहलाएगा? होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, क्रॉसिंग क्या होता है? क्रॉसिंग होता है कि जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट, जब कोई भी चेक में होती है क्रॉसिंग। चेक आप लोग ने देखे हैं, सबने देखे हैं लास्ट करने के मन में। ठीक है, दिख रहा है सबको मन में ऐसा इमेजिनरी से चेक दिख रहा है कुछ? अब मैं ड्राइंग बनाऊंगी तो खराब बनेगी, बट स्टिल ठीक है। तो आप लोग को इमेजिन अगर नहीं कर पा रहे थे तो इधर कुछ होता है, कुछ चीज़ें यहाँ पर डेट होती है, समथिंग लाइक दैट, समझ लीजिए ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ऊपर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये अमाउंट होता है, यहाँ पर कहीं सिग्नेचर होते हैं। ठीक है, तो क्रॉसिंग क्या होती है? जब कभी ऐसा होता है कि चेक के ऊपर टू पैरेलल लाइन्स होती है। उन पैरेलल ट्रेवर्स लाइन्स के ऊपर या तो लिखा होता है हाँ अकाउंट पे एंड कंपनी, या फिर नॉट नेगोशिएबल। जब भी टू पैरेलल लाइन की हुई तो क्या होता है? वो क्रॉसिंग हो जाती है। इसका मतलब ये है क्रॉसिंग होने से अब जो पेमेंट होगी वो ओवर द काउंटर से पेमेंट नहीं होगी, कैश से नहीं होगा। अब ये हो गया कि इट इज पेबल ओनली टू बी बैंकर। ठीक है, मैं चेक है ऐसा जिसमें क्रॉसिंग है। ऑल्सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग। अगर समझेंगे क्रॉसिंग होने से अगर कोई भी चेक क्रॉस है तो क्या होगा? मैं चेक लेकर जाती हूँ, चेक क्रॉस है, ठीक है, मैं जाऊँगी सबमिट करूँगी बैंक में, तो बैंक मुझे वहाँ से कैश नहीं देगा। अब वो बैंक के थ्रू मुझे पेमेंट देगा, वो रख लेगा बैंक और मुझे बैंक के थ्रू पेमेंट देगा। अगर चेक में दो पैरेलल लाइंस के बीच में नॉट नेगोशिएबल लिखा है, या फिर एंड कंपनी लिखा है, या फिर अकाउंट पे लिखा है, तो क्या कहलाएगा ये सब? क्रॉसिंग कहती है, लेकिन जनरल क्रॉसिंग होगी। जैसे ही इन दो इसके बीच में किसी का नेम लिख दिए, जिसको पेमेंट बैंक का नाम लिख दिए ABC बैंक, या फिर ABC बैंक अकाउंट पे, ABC बैंक नॉट नेगोशिएबल, इसका कुछ भी लिख दिए। जैसे ही बैंक का नाम लिखेंगे क्या बन जाएगा? वो स्पेशल क्रॉसिंग हो जाएगी। अब पेमेंट होगी तो सिर्फ इस बैंक में ही होगी। मतलब अगर इसमें लिखा है ABC बैंक और मुझे ये चेक क्रॉस करके दिया गया है, मैं इसे लेकर जाऊँगी और इस बैंक में, पर्टिकुलर बैंक में मेरा अकाउंट होना चाहिए, इसी बैंक में पेमेंट होगी। अगर मेरे इस बैंक का अकाउंट नहीं है तो पेमेंट नहीं होगी। ये क्या कहलाता है? स्पेशल क्रॉसिंग। समझ आया? जनरल क्रॉसिंग स्पेशल क्रॉसिंग में क्या है, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम इसे? ठीक है, पहले या तो चेक नॉर्मल रहेगा, क्रॉसिंग नहीं होगी, फिर वो उस पर जनरल क्रॉसिंग कर सकते हैं और उसके बाद उस पर स्पेशल क्रॉसिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा बार, हाँ स्पेशल क्रॉसिंग आप दो बार नहीं कर सकते हैं। हो सकता है बैंक में ही किसी एजेंट के नाम पर अगर सेकेंड टाइम कर सकते हैं स्पेशल क्रॉसिंग, बट एक से ज़्यादा बार आप स्पेशल क्रॉसिंग नहीं कर सकते। एक और चीज़ है कि चेक में दो चीज़ें होती है, एक होता है पेबल टू बियरर, मतलब दो टाइप के चेक होते हैं, बियरर चेक और ऑर्डर चेक। यहाँ कहीं पर लिखा होता है
ऑर्डर चेक लिखा रहेगा या बियरर चेक लिखा रहेगा? क्या डिफरेंस होता है इसमें? बियरर चेक जो होता है उसमें कोई भी पर्सन उस चेक को लेकर जो बैंक के पास जाएगा उसे पेमेंट हो जाएगी। मतलब जो बियरर है, जो लेकर गया है, जो प्रेजेंट कर रहा है चेक को बैंक के पास में, उसे पेमेंट हो जाएगी, ठीक है। बट ऑर्डर चेक में क्या होता है, इस पेपर ओनली टू इसका नेम लिखा हुआ है। बहुत ही सेफ सिक्योर चेक होता है ये वाला, ठीक है, क्योंकि इससे पेमेंट सिर्फ और सिर्फ उसी पर्सन को भी इसका नाम लिखा हुआ है। दोनों में डिफरेंस क्या है? बियरर चेक में पेपर पेमेंट किसको होती है? द वन हू प्रेजेंट द चेक। और यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? अकाउंट होल्डर की, ठीक है। अगर किसी तरह से, क्योंकि उसमें बियरर चेक दिया हुआ है अकाउंट होल्डर ने, और अगर पेमेंट फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन को दिया हुआ चेक, वो जा रहा है, चेक नीचे गिर गया, दूसरा पर्सन मैं जा रही हूँ, मैंने वो चेक मिला है, चलो उठा लेती हूँ, इसको तो मेरा नाम, ठीक है, मैं जाके दे देती हूँ, मुझे मिल जाएगा। मैं क्या बोलूँगी, ये बियरर चेक का मतलब करेगा, मैं थोड़ा बहुत पढ़ ली, मुझे समझ आ गया। बियरर चेक मतलब कि के पास चेक है, जो प्रेजेंट करता है, मैं चलती हूँ बैंक में जाके प्रेजेंट करती हूँ, पेमेंट मिल जाएगा। मैं जाती हूँ बैंक में प्रेजेंट करती हूँ, बैंक पेमेंट मुझे कर देता है। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं तो एंटाइटल नहीं थी उस चेक की अमाउंट की, लेकिन मुझे मिल गया है। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? अकाउंट होल्डर की। अगर उसने, क्योंकि उसको पेमेंट तो किसी और को करना था, अगर मुझे पेमेंट दिया तो वो उस पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पेमेंट के लिए। लेकिन अगर ऑर्डर चेक है, ऑर्डर चेक में पेमेंट बैंक को स्पेसिफिक डायरेक्शन से जिसका नेम लिखा हुआ है उसी उसको ही पेमेंट करनी है, ठीक है। अगर किसी और को पेमेंट कर देगा बैंक, तो क्या होगा, तो बैंक शेल बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। यहाँ पर अकाउंट होल्डर शेल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। उसने तो इससे सिक्योर वे में उसने ऑर्डर चेक बना के दिया था, लेकिन बैंक की गड़बड़ी से उसने किसी और को पेमेंट किया, दैट इज बाय बैंक शेल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड नॉट द अकाउंट होल्डर इन केस ऑफ ऑर्डर चेक। Bearer check can be, another difference is bearer check can be converted into order check, but not vice versa. एक bearer check order check में convert हो सकता है, but order check bearer में convert नहीं हो सकता, ठीक है। दो तीन differences हो जाते हैं आपको, ठीक है। हम endorsement के बारे में समझ रहे हैं। endorsement आप लोगों को समझ आया नहीं, क्या बताइए उसको? ए बी सी डी, कौन कौन एंडोर्स कर सकता है? कोई भी पार्टी। हाँ, एक और चीज है, मेकर, ड्रॉर, पेइंग, एंडोर्सिंग सब कर सकते हैं एक्सेप्ट द ड्रॉइंग। एंड ऑब्वियसली वो एंडोर्स नहीं करेगा, उसका साइड पर सिर्फ लाइब्रेरी के टैक्स टू पे। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ एंडोर्समेंट। कितने टाइप के एंडोर्समेंट होते हैं? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक होता है, एंडोर्समेंट इन फुल होता है, रेस्पेक्टिव एंडोर्समेंट और कंडीशनल एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक क्या होता है? जब जो पर्सन एंडोर्स कर रहा है, दैट इज एंडोर्समेंट ने सिर्फ अपना नाम लिख दिया है और दे दिया है किसी को, तो ये क्या हुआ? एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। लेकिन एंडोर्समेंट इन फुल तब होता है जबकि उसने अपने नाम के ऊपर उस पर्सन का भी नाम लिखा है जिसको वो दे रहा है। यहाँ पर क्या हुआ? एंडोर्समेंट इन फुल। अब यहाँ पर फाइनली मतलब आप कैसे चेंज करोगे? तो पूरा पूरा एंडोर्समेंट की इट इज एंडोर्स टू सर्टेन सच पर्सन, क्लियर है? एक और नाम आता है यहाँ पर मटेरियल ऑल्टरेशन। तो क्या होता है? दो वर्ड्स हैं, मटेरियल एंड ऑल्टरेशन। मटेरियल क्या होता है? मटेरियल मतलब ऐसे कपड़े वाला मटेरियल नहीं, मटेरियल मतलब दैट इज समथिंग ऑफ इम्पोर्टेंस। कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई सब्सटेंस, जो समथिंग ऑफ सब्सटेंस, ऐसी कोई चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है उसे कहते हैं मटेरियल। और ऑल्टरेशन क्या होता है? ऑल्टरेशन इज चेंज। तो अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट में मटेरियल ऑल्टरेशन होता है तो क्या होगा? दैट इंस्ट्रूमेंट कैन बिकम वॉइड फॉर ऑल दी पर्सन्स। अगर बाकी लोग की कंसेंट से बिना हुआ है, तो जिनकी कंसेंट से बिना हुआ है मटेरियल ऑल्टरेशन, उन सबके लिए वो वॉइड हो जाएगा, वो दे शैल नॉट बी फर्दर रिस्पॉन्सिबल।
दैट इज अ मटेरियल ऑल्टरेशन, ठीक है। इट इज एन इंस्टेंस ऑफ मटेरियल ऑल्टरेशन। अनदर इंस्टेंस इज कोई इंपॉर्टेंट पार्ट था, साइन वाले पार्ट को थोड़ा सा क्लियर कर दिया, काट दिया है, तो क्या होगा, मटेरियल ऑल्टरेशन। बैंक का नाम या कोई ऐसा अकाउंट नंबर है थोड़ा सा काट दिया, तो क्या होगा, मटेरियल ऑल्टरेशन। ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट था जो कि क्रॉसिंग थी, उसमें उसको उसकी क्रॉसिंग को मिटा दिया, तो क्या होगा, मटेरियल ऑल्टरेशन। उसमें कुछ स्टैम्प लगा दिए विदाउट दी कंसेंट ऑफ दी अदर पार्टीज, तो भी हो जाएगा। टाइम, डेट, प्लेस, पेमेंट सारी चीज़ें चेंज अगर ये कर दी तो भी क्या होगा, मटेरियल ऑल्टरेशन हो जाएगा, ठीक है। अगर किसी टेस्ट के लिए ये सब मटेरियल ऑल्टरेशन होता है। लेकिन कौन सी चीज़ें मटेरियल ऑल्टरेशन में नहीं आएगी वो भी लिखा हुआ है। ऐसी चीज़ें जिससे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े तो वो मटेरियल ऑल्टरेशन नहीं होगा, उससे इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी डीम्ड इनवैलिड। जैसे कि वो सारी चीज़ें जो कि अलाउड है इसके अंदर, एक क्रॉसिंग, किसी टाइप में क्रॉसिंग करना या एक जनरल क्रॉसिंग करना, जनरल से स्पेशल क्रॉसिंग करना, इट इज अलाउड। एक बियर इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर को कन्वर्ट करना, दैट इज अलाउड। एक इंडोर्समेंट इन टाइम को इंडोर्समेंट इन फुल में कन्वर्ट करना, दैट इज ऑल्सो अलाउड। तो ये सारी चीज़ें, दिस इज नॉट मटेरियल ऑल्टरेशन एंड इट शैल नॉट रेंडर एनी इंस्ट्रूमेंट इनवैलिड, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस। अभी तो कोई क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन अभी तक जो हमने पढ़े हैं, आपको किसी को क्वेश्चन? एक्सेप्टेंस, असाइनमेंट एंड नेगोशिएशन। हमने पढ़े थे कि एक्सेप्टर को एक्सेप्टेंस करना होता है, लेकिन एक्सेप्टेंस कब होता है? देयर आर 3 इंग्रेडिएंट्स टू इट। पहला है कि एक्सेप्टेंस किसमें होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ही एक्सेप्टेंस चाहिए होता है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखकर करेगा, पीछे या तो बैक साइड पे लिखेगा या कहीं पर भी ड्रॉइंग साइन करेगा, डाटा एक्सेप्ट को साथ में लिख सकता है, डाटा एक्सेप्ट और लिखेगा तो साइन। दूसरी बात कि वी शैल डिलीवर इट टू दी पर्सन जिसको पेमेंट करनी है, उसको देगा या उसकी कोई उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन को वो डिलीवर करेगा उसमें, तभी क्या कहलाएगा, एक्सेप्टेंस कहलाएगा, वैलिड एक्सेप्टेंस कहलाएगा। वैलिड एक्सेप्टेंस से मुझे याद आया कॉन्ट्रैक्ट में भी कुछ था ना एक्सेप्टेंस, एक्चुअली कुछ नहीं, बट क्या इंग्रेडिएंट्स है उसके? कम्युनिकेशन होना चाहिए और कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बट एक्सेप्टेंस की दो बहुत इम्पॉर्टेंट सी चीज़ थी साथ साथ में, पर एन एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल, ठीक है। वहाँ से भी एक चीज़ आती है कि एब्सोल्यूट तो हो गया होगा, प्लस यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है शैल ऑल्सो बी अनकंडीशनल, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है इन टू कॉम्प्लेक्सेस में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंडीशन एक्सेप्टेंस। फर्स्ट इज जनरल एक्सेप्टेंस, दैट इज विदाउट एनी कंडीशन, एंड अदर इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, दैट इज क्वालिफाइड। वहाँ पर दो वर्ड यूज करते हैं, एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अनक्वालिफाइड के लिए हम क्या समझे थे, अनकंडीशनल, मतलब विदाउट एनी कंडीशन। तो यहाँ पर भी क्या है, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस मतलब कि एक्सेप्टेंस बट विद कंडीशंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस अगर होती है तो उससे एक्सेप्टेंस नहीं माने जाएंगे यहाँ पर। और एक्सेप्टेंस के लिए भी प्रेजेंट करना पड़ेगा इंस्ट्रूमेंट अंडर वेरियस सर्कमस्टेंसेस, और कुछ कुछ सिचुएशन में जरूरत नहीं है। देयर इज नीड फॉर प्रेजेंटमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस अंडर सम सर्टेन सर्कमस्टेंसेस अंडर एक्सेप्टेंस, दैट इज कॉस्ट इज वेदर ड्रॉइंग और कुछ चीज़ों में जरूरत नहीं होगी, जैसे कि यहाँ पर ड्रॉइंग की अगर डेथ हो जाती है या वो
हमने अभी पढ़ी कि एक्सेप्टेंस हो जाएगी कि जनरल होगी, क्वालिफाई होती है। जनरल होगी मतलब कि विदाउट एनी कंडीशन एक्सेप्टेंस हो जाएगी, तो ये होगा ठीक है, वैलिड है। अगर क्वालिफाई होगी तो क्या होगा, कंडीशन होगी। लेकिन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी कि इट शुड नॉट बी रिजेक्शन इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। तो एक्सेप्टेंस अगर करना है तो कंडीशन के साथ नहीं करना है आपको, और कंडीशन के साथ करोगे तो माना जाएगा कि इट इज नॉट एन एक्सेप्टेंस, और क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। अब एक एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड है या नहीं है वो हम कैसे समझेंगे, यहाँ पर इंस्टेंसेस दिए हैं कहाँ कहाँ पर एक एक्सेप्टेंस क्वालिफाइड मान लेगी और कहाँ पर नहीं मान लेगी। एग्जाम्पल जैसे कि एक्सेप्टेंस ड्रॉई एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि इस इवेंट होने पर मैं आपको पेमेंट करूँगा, लेकिन कंडीशन कैसी नहीं थी ना, इवेंट तो नहीं थी। आप इस इवेंट होने पर मुझे मतलब इस कंडीशनल। दूसरा वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ आपको आधा मनी दूंगा, इसका पूरा नहीं दूंगा, ये भी क्या है, कंडीशन क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। फिर वो कहते हैं कि मैंने जो प्लेस पे स्पेसिफाई है वहाँ नहीं कहीं और दूंगा, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। टाइम अगर वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट में टाइम दिया हुआ है उस टाइम के अलावा कोई और टाइम पर पेमेंट नहीं हो रहा है तो भी वो क्या होगा, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस होगी, मतलब एक्सेप्टेंस विद कंडीशन। हाउएवर कुछ ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन कौन सी कंडीशन क्वालिफाइड होती है, जैसे कि डी जैसे 176 में पेज में अब बिल ड्रॉन फॉर 1000 रुपीज एक्सेप्टेड फॉर 900 रुपीज। बिल ड्रॉ किया था 1000 रुपीज में, लेकिन एक्सेप्ट कितने की किया है उसने, 900 रुपीज के लिए। तो ये क्या है, जितना अमाउंट है उससे कम अमाउंट के लिए एक्सेप्ट किया है, दैट इज अ क्वालिफाइड एंड एक्सेप्टेड पेबल 4 months आफ्टर डेट या तो बिल ड्रॉ एज पेबल 3 months आफ्टर डेट। तो ये भी क्या है, क्वालिफाइड है, मतलब बिल पेमेंट की भी 3 महीने बाद पेमेंट कर रहे हैं, ये एक्सेप्ट कर रहे हैं 4 महीने बाद, दैट इज ऑल्सो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट है नेगोशिएशन करना। नेगोशिएशन का मतलब ही हम यहाँ पर समझ लेते हैं, इट इज नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट दैट इज रिवर्स ट्रांसफर इंस्ट्रूमेंट वेयर द राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू द अदर बाय वे ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सेक्शन 14 में नेगोशिएशन की डेफिनेशन बताई गई है। सेक्शन 13 बोलता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और सेक्शन 14 बताता है नेगोशिएशन की डेफिनेशन। ये कहता है देयर आर नो बेनिफिशियल चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन और सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन एज द होल्डर, तो वो क्या हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा। जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब चेक, मतलब चेक या बेनिफिशियल या फिर प्रॉमिसरी नोट एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है, जिससे कि जिस पर्सन को ट्रांसफर किया जाता है वो क्या बन जाए, होल्डर बन जाए, तो क्या हो जाएगा, ये नेगोशिएशन हो जाएगा। नेगोशिएशन दो तरह से हो सकते हैं, या तो सामने सामने आप ले लो इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी, और होता है कि बाय एंडोर्समेंट एंड डिलीवरी। एंडोर्समेंट अभी हमने पढ़े क्या होता है, एंडोर्समेंट होता है, एंडोर्समेंट टाइम होता है, लिखकर होता है, ठीक है। नेगोशिएशन कैसे होता है, दो तरह से होता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेगोशिएशन दो तरह से होगा, पहला या तो सिंपल डिलीवरी से भी हो सकता है और दूसरा बाय एंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी होगा। एंडोर्स भी करना लगता है और डिलीवरी भी लगेगी। तो टाइम भी हमारा खत्म हो रहा है, ये आप लोग रीड करके आइएगा, हम समझेंगे क्या करते हैं, प्लीज रीड करके आइए। उसके बाद राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ पार्टीज वाला थोड़ा सा फर्दर आ जाइएगा। एक आप लोग 2 लेवल्स पढ़ते हैं, 4.3 और 4.4, ठीक है। 4.5 नहीं पढ़ने क्योंकि वो मैं आपको बिना पढ़े ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ज़्यादा मतलब टेक्निकल फॉर्म में ही कर सकते हैं, ठीक है।
4.3 4.4 एटलीस्ट रीड करके आइएगा और टाइम में जाएगा 4.5 रीड करेगा अगर मिल जाता तो अगर 2 को रीड करके आइए ठीक है। अभी तक कोई डाउट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन में, सोर्सेस ऑफ लॉ में कोई डाउट? एटलीस्ट आंसर देखिए तो अगर कोई एक आंसर तो लिख कर लेगा एटलीस्ट 7 आंसर ही करो ठीक है। एक तो मैंने दे ही दिया आंसर 10 का 8 हो गए कल 2 बच्चों वाला देखो वो 9 आंसर को देने होंगे ठीक है। एटलीस्ट एक आंसर दीजिए सो दैट आई कैन नो कि आप लोग किस तरह से आंसर करेंगे ठीक है। अरे यहाँ पे